हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सिमेट्री ऑपरेशन फॉर टू डायमेंशनल क्रिस्टल। तो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, टू डायमेंशनल क्रिस्टल के ऊपर जो है सिमेट्री ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। तो जो सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं बेसिकली हम यहाँ पे 4 टाइप्स हम पढ़ेंगे: ट्रांसलेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन एंड इन्वर्जन। तो सबसे पहले जो है हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में हमने आपको बता दिया था कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे मिलता है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, लेटिस और बेसिस का कम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो यानी कि क्या होगा, लेटिस इज बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। यहाँ की आप ये भी कह सकते हैं, अगर हम पॉइंट्स को क्या करें, इनफाइनाइट एरे के फॉर्म में अगर हम प्रोड्यूस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, लेटिस मिलेगा। और हर पॉइंट की क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल सराउंडिंग होनी चाहिए। अगर यहाँ से हम इस डायरेक्शन में देखें तो हमें सिमिलर पॉइंट मिलना चाहिए। आप किसी भी डायरेक्शन में देखो, हमें क्या मिलना चाहिए, हमेशा सिमिलर पॉइंट मिलना चाहिए। तो वो आपका क्या कहलाता है, लेटिस कहलाता है। और यहाँ पे क्या है, बेसिस क्या होता है, बेसिकली एटम और ग्रुप ऑफ एटम। तो हमें क्या करना होता है, इन लेटिस के ऊपर यानी कि इन लेटिस पॉइंट के ऊपर अगर हम हर लेटिस पॉइंट के ऊपर एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है दैट इज बेसिकली फॉर टू डायमेंशनल क्रिस्टल। ठीक है, क्योंकि हम टू डायमेंशन को ही इन प्लेन हम शो कर सकते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, इनके सिमेट्री ऑपरेशन की, कैसे हम इनके ऊपर क्या लगाएंगे, सिमेट्री ऑपरेशंस लगाएंगे। उसके बाद हमने यूनिट सेल भी पढ़ा था। तो हमें कुछ जो है लेटेस्ट पैरामीटर्स के बारे में पता होना चाहिए यूनिट सेल के। तो यूनिट सेल मैंने आपको डिफाइन किया था। तो यूनिट सेल मैंने कल आपको डिफाइन किया था और मैंने आपको बताया था यूनिट सेल इज़ बेसिकली आप क्या कह सकते हो, एक स्मॉलेस्ट ब्लॉक है जिसको आप 3 डेफिनेट डायरेक्शंस के अंदर अगर रिपीट करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक लेटेस्ट स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है ना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो अब जो लेटेस्ट पैरामीटर्स हम इसे पढ़ने पड़ेंगे यूनिट सेल के। तो सबसे पहले क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले जो है जो क्रिस्टल हमें मिलता है उसकी क्या है, एक्सिस के बारे में। तो बेसिकली क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस क्या होती है कि ये क्या होती है, द लाइन ड्रॉन अलोंग द इंटरसेक्शन ऑफ द एनी 3 फेसेस ऑफ अ यूनिट सेल विच डू नॉट लाई इन अ प्लेन। तो ये क्या है, बेसिकली क्या है कि ये जो हमारा यूनिट सेल है तो ये हमें जो है क्या है, बेसिकली ये 3 लाइन्स हैं। ठीक है ना, दैट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि ये कहाँ नहीं लाई कर सकती, सेम प्लेन के अंदर लाई नहीं कर सकती। ठीक है ना, अगर हम क्या करें कि जो भी इनका इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन कौन सा, 3 फेसेस का जो इंटरसेक्शन है उससे हम क्या करें, लाइन ड्रॉन करें, तो जो कि क्या प्लेन में लाई नहीं करे तो वो आपकी क्या कहलाएंगी, आपकी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस कहलाएंगी। तो यहाँ पे ओ एक्स ओ वाई ओ जेड क्या है, आपकी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है। उसके बाद है इंटरफेशियल एंगल। देखो इंटरफेशियल एंगल क्या होता है, ये जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हैं, ठीक है, ये जो है क्या एंगल बना रही हैं आपकी, किसके साथ, ये एंगल जो है एक दूसरे के साथ क्या एंगल बना रही हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका इंटरफेशियल एंगल। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ओ एक्स ओ वाई जो है एक दूसरे के साथ जो एंगल बना रही हैं वो कौन सा बना रही है, अल्फा। ऐसी ओ वाई ओ जेड जो है बीटा एंगल बना रहा है, और ओ एक्स और ओ जेड आपका एंगल बना रहा है गामा। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, बेसिकली इंटरफेशियल एंगल्स हैं। ठीक है, तो इन फेसेस के बीच में जो एंगल्स आप कह सकते हो। और ये जो 3 साइड्स हैं, जो यूनिट सेल की जो 3 साइड्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव ऑफ यूनिट सेल। तो ए बी सी क्या है, आपके प्रिमिटिव ऑफ यूनिट सेल। एक्सिस क्या है, ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, जो 3 फेसेस के साथ जो है हमें उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो हमने लाइन ड्रॉ की है तो उससे जो हमें क्या मिला, एक्सिस मिली है, वो क्या है, आपकी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। इनके बीच में, एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो क्या है, आपका इंटरफेशियल एंगल। और ये क्या कहलाएगा, आपका 3 साइड्स जो है यूनिट सेल की क्या कहलाएंगी, प्रिमिटिव ऑफ यूनिट सेल। सो लेटेस्ट पैरामीटर्स आपको पता लग गए। अब देखो क्रिस्टल सिमेट्री क्या होती है, बेसिकली देखा गया है कि जितने भी हमारे क्रिस्टल्स होते हैं उनका जो है वो सभी के सभी जो है सेम सब्सटेंस से मिलके बने हैं। तो यानी कि जो उनके बीच के एंगल हैं, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच के एंगल हैं, यानी कि आपका अल्फा बीटा गामा जो मैंने अभी आपको बताया, वो सारे क्या होते हैं, ज़्यादातर सेम होते हैं। और अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपका सेम है तो हम कह सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर भी क्या है, आपका रेगुलर होगा। अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर रेगुलर है तो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर भी क्या होगा, रेगुलर होगा। तो हम सिमेट्री का बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं, हम जानना चाहते हैं कि जो हमारा क्रिस्टल है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, क्रिस्टल के इंटरनल स्ट्रक्चर को जानने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिमेट्री को स्टडी करते हैं। तो सिमेट्री बेसिकली क्या होती है, क्रिस्टल के अंदर पाई जाती है
और सिमिट्री जो है हर क्रिस्टल के अंदर सिमिट्री होती है, और वो कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं, बाय अप्लाइंग सिमिट्री ऑपरेशंस, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो सिमिट्री का यूज़ कहाँ पे होता है, टू फाइंड आउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। किसी भी क्रिस्टल का अगर मुझे इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करना है तो मैं क्या करूँगी, सिमिट्री ऑपरेशंस जो है डिफाइन करूँगी। तो सिमिट्री ऑपरेशन क्या होता है, इज़ वन विच ट्रांसफॉर्म द क्रिस्टल टू इटसेल्फ एंड लीव्स द क्रिस्टल एंड इट्स एनवायरनमेंट इनवेरिएंट अंडर सच सिमिट्री ऑपरेशंस। तो अगर आपको सिमिट्री डिफाइन करनी हो तो सिमिट्री क्या होती है कि कोई भी क्रिस्टल जिसके ऊपर अगर मैं कुछ ऑपरेशंस लगाऊं और उन ऑपरेशंस लगाने के बाद मुझे सेम क्रिस्टल मिल जाए, कोई भी क्रिस्टल जिसके ऊपर मैं कुछ ऑपरेशंस लगाऊं और उन्हें लगाने के बाद मुझे सेम क्रिस्टल मिल जाए, यानी कि उसकी जो सराउंडिंग्स हैं उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो वो आपका क्या कहलाता है, सिमिट्री ऑपरेशन कहलाता है, ठीक है। तो हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे हैं जिसके लिए ये जो है रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। तो डिफरेंट टाइप्स के जो है हमारे पास सिमिट्री ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि आप सिर्फ यही नहीं कह सकते कि ट्रांसलेशन ऑपरेशन लगाया और आपको सेम क्या मिल गया, पॉइंट मिल गया। जैसे अगर आपने क्या किया, यहाँ पे जो है ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं पॉइंट से नहीं रिप्लेस कर रही तो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है मैंने ट्रांसलेशन ऑपरेशन लगाया, यानी कि यहाँ से मैं अगर इधर मूव किया तो मुझे सेम ऑब्जेक्ट मिल गया। तो इसके अलावा भी जो है ट्रांसलेशन सिमिट्री के अलावा भी हमारे पास जो है कुछ और सिमिट्री ऑपरेशंस भी होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा जो लेटिस है वो क्या रहता है, इनवेरिएंट रहता है, यानी कि चेंज नहीं होता, ठीक है। सो लेटिस मैंने आपको डिफाइन किया हुआ है, बार बार मुझे लेटिस बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लेटिस इज बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ बच्चों, मैं इन जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है ना, इनको मैं बेसिकली किससे रिप्लेस करने वाली हूँ, किसी ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने जैसे 7 लिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से 7 सॉरी, आई एम सो सॉरी, 7, ठीक है, 7 लिया हुआ जैसे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हर लेटेस्ट पॉइंट को मैंने किससे रिप्लेस किया हुआ है, किसी ऑब्जेक्ट से रिप्लेस किया है, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ है 7। तो सिमिट्री ऑपरेशन बेसिकली कौन कौन से होते हैं, ट्रांसलेशन के अलावा रोटेशन अबाउट एक्सिस, आप किसी भी एक्सिस के अबाउट को है क्या कर दो, क्रिस्टल को रोटेट कर दो, और रोटेट करने के बाद देखो कि क्या हमें सेम क्रिस्टल मिल रहा है। रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन, आप क्या कर सकते हो, रिफ्लेक्शन करवा सकते हो। इन्वर्जन अबाउट अ पॉइंट, किसी पॉइंट के अबाउट आप क्या कर सकते हो, इन्वर्जन कर सकते हो, ठीक है। इन और उसके बाद है कम्बिनेशन ऑफ अबव सिमिट्री ऑपरेशन, इन सिमिट्री ऑपरेशन का कम्बिनेशन वो क्या होगा, ग्लाइड कराना, रेनियन की रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन कराना, ठीक है। और उसके बाद है स्क्रू रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। अब देखो ये जो है, ये पहले जो सिमिट्री ऑपरेशन से रोटेशन करवाना, रिफ्लेक्शन अबाउट अ प्लेन, ये क्या कहलाते हैं आपके पॉइंट सिमिट्री ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद जो बाकी है हमारे इन्वर्जन अबाउट अ पॉइंट या स्लाइड एंड स्क्रू, ये क्या कहलाते हैं आपके कंपाउंड ऑपरेशंस, ठीक है। तो इन्वर्जन क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे, सब हम डिस्कस करेंगे, तो हम एक एक लेके चलते हैं। सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं सिमिट्री ऑपरेशन, दैट इज ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में क्या होता है, ट्रांसलेशन बेसिकली क्या होता है कि लीनियर चलना, ठीक है ना, आप स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहे हो, ठीक है, एक ही लाइन में आप क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो। तो ट्रांसलेशन के लिए क्या होता है, ट्रांसलेशन सिमिट्री के लिए क्या होता है हमारे पास कि मान लो मैं किसी, अब मैंने आपको यहाँ पे बताया ही है कि मैं यहाँ पे इन लेटेस्ट पॉइंट को मैंने किससे रिप्लेस किया हुआ है, ऑब्जेक्ट से रिप्लेस किया हुआ है, और वो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, लेटर 7, ठीक है, सॉरी नंबर 7। तो यहाँ पे मैंने मान लिया किसी ओरिजिन पे, ये मान लो कोई ओरिजिन है, यहाँ से अगर मुझे इसकी मुझे अगर पोजीशन डिफाइन करनी है तो वो मुझे कौन सा वेक्टर देगा, आपका आर वेक्टर देगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी पॉइंट पी पे प्लेस्ड है, अगर मुझे इसकी पोजीशन बतानी है तो ओरिजिन से, ठीक है ना, मुझे क्या देना पड़ेगा, आर वेक्टर से मुझे पता लग जाएगी कि इसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। अब मुझे इस पॉइंट से, मुझे मान लो इस पॉइंट पे मूव करना है, सीधा सीधा, ठीक है, इस पॉइंट पे मूव करना है, क्यों पॉइंट पे, तो क्योंकि हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो हम क्या मूव करेंगे, स्ट्रेट ही मूव करेंगे। पी से अगर मुझे मान लो क्यू पॉइंट पे जाना है तो उसके बाद जो है यहाँ से जो इसका वेक्टर जो डिफाइंड होगा वो कौन सा वेक्टर होगा, आपका आर डैश वेक्टर होगा। और आर डैश वेक्टर के ऊपर, आर वेक्टर के ऊपर अगर मैं कुछ ट्रांसलेशन वेक्टर अप्लाई करूंगा तभी मुझे क्या मिल जाएगा, आर डैश वेक्टर मिल जाएगा। यानी कि जब मैं इस पॉइंट से, यानी इस लेटर 7 से आगे थोड़ा मैंने ट्रांसलेट किया और मुझे दोबारा से क्या मिल गया, सेम ऑब्जेक्ट मिल गया जो पहले जैसा था, तो यहाँ पे जो सिमिट्री पोजेस कर रहा है ये क्रिस्टल या ये लेटिस, वो आपका कौन सा होगा, दैट इज ट्रांसलेशन सिमिट्री। क्लियर हो गया सबको कि ट्रांसलेशन सिमिट्री क्या होता है, कि अगर हम किसी आर पॉइंट पे हैं और हमने थोड़ा सा आगे मूव किया क्रिस्टल के अंदर और हमें फिर से क्या मिल गया, क्या मिल गया, सेम
ऑब्जेक्ट मिल गया जिसकी सराउंडिंग्स भी क्या है, सेम है, तो वो क्या कहलाती है, यानी कि आर के ऊपर मैंने कुछ ट्रांसलेशन वेक्टर अप्लाई किया और मुझे जो आर डैश मिला है और वो भी कैसा है, सेम है, जैसे कि आर है आपका, ठीक है, और उसकी सराउंडिंग्स भी सेम है, तो वो क्या कहलाएगा आपका ट्रांसलेशन सिमेट्री कहलाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो है हमारे पास जो 7 फिगर है, 7 क्या आपका मोटिव कहलाता है, मैंने आपको बताया था, जो रिप्रेजेंटेटिव यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं, मोटिव भी बोलते हैं। तो मोटिव क्या है, यहाँ पे 7 है और इसी को ही मैं बार बार क्या करती जा रही हूँ, बाय अप्लाइंग ट्रांसलेशन ऑपरेशन मुझे बार बार क्या 7 ही मिलता जा रहा है। तो ये जो सिमेट्री है वो कौन सी है आपकी, ट्रांसलेशन है। यानी कि ट्रांसलेशन की वजह से हम क्या कर सकते हैं, ये जो मोटिव है इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स हम एक ही डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, किसी भी गिवन डायरेक्शन में हम रिपीट कर सकते हैं। और जब हम गिवन डायरेक्शन में रिपीट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, या फिर आप ये कह सकते हो कि जब हम मोटिव को इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, हमारा जो लेटिस है उसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगी, आपकी ट्रांसलेशन सिमेट्री कहलाएगी। उसके बाद है आपका रोटेशन। देखो अब ये चीज़ अब याद रखना, ये ट्रांसलेशन सिमेट्री है सभी में होती है, सभी क्रिस्टल्स में होती है। अब देखो रोटेशन सिमेट्री में क्या होता है, रोटेशन में क्या होता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, यानी यहाँ पे भी क्या है हमारे पास 7 है, ठीक है, यही हमारा मोटिव है, तो हमने क्या किया हुआ है, ठीक है, तो 7 हमने लेटर 7 ही हमने कंसिडर किया हुआ है, इस तरह से ये है, ठीक है, यहाँ से शुरू किए इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास लेटर क्या है, हमारे पास 7 ही है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, कोई भी बॉडी अगर is said to possess rotational symmetry about an axis if the rotation of body about this axis by some angle phi leaves the body invariant। यानी कि आप क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, यानी कि ये क्या है, हमारे बेसिकली लेटेस्ट पॉइंट्स ही हैं, तो ये कोई बॉडी है, इन बॉडी को अगर मैंने क्या किया, किसी फाई एंगल से मैंने आगे रोटेट किया और मुझे क्या मिला, सेम वही ऑब्जेक्ट मिल गया, तो क्या कहलाएगा ये, यानी कि ये जो हमारा क्रिस्टल है क्या पोजेस करता है, आपका रोटेशनल सिमेट्री पोजेस करता है। रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी फाई एंगल से अगर हम रोटेट करें और हमें फिर से सेम वही ऑब्जेक्ट मिल जाए या वही बॉडी मिल जाए, तो ये क्या कहलाती है आपकी, इसका मतलब ये जो बॉडी है, ये जो हमारी बॉडी है, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये क्या पोजेस कर रहे हैं, आपकी रोटेशनल सिमेट्री पोजेस कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैंने ये 7 था, इसको मैंने क्या किया, रोटेट किया फाई एंगल से, फिर से मुझे दोबारा से वही 7 ऑब्जेक्ट मिल गया, फिगर 7 मिल गई, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, आपकी रोटेशनल सिमेट्री कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद है, अब ये चीज़ हमें क्लियर होगी कि अब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, कोई भी बॉडी जो है वो क्या होगी, ट्रूली इनवेरिएंट कब हो सकती है रोटेशन की, ये कंडीशन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो कि आफ्टर अप्लाइंग रोटेशनल सिमेट्री, आफ्टर अप्लाइंग दिस रोटेशनल सिमेट्री हमें दोबारा से सेम ऑब्जेक्ट तभी मिलेगा, देयर मस्ट बी इंटीग्रल नंबर ऑफ सच रोटेशंस इन वन कंप्लीट रोटेशन। यानी कि जो हमारी रोटेशंस हैं वो क्या होनी चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए, यानी कि एन साइज जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, इंटीग्रल रोटेशन किसके इक्वल होना चाहिए, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के इक्वल होनी चाहिए। और आपको पता है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कितनी होती है, 2 पाई के इक्वल होती है। जब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी, कौन सी, एन साइज जो है इज इक्वल टू 2 पाई, यानी कि इंटीग्रल नंबर ऑफ रोटेशन जो है इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, जब ये चीज़ सेटिस्फाई होगी तभी हम क्या कहेंगे कि हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, रोटेशनल सिमेट्री पोजेस कर रहा है। सो एन साई इज इक्वल टू 2 पाई, साई क्या आ जाएगा, 2 पाई बाय में एन, तो एन क्या है, इंटीजर हो सकता है। तो यहाँ पे जो पॉसिबल वैल्यूज जो एन की निकल के आती हैं वो आती है 1 2 3 4, देखो 5 नहीं आएगी, 6, और 5 क्यों नहीं आएगी वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। वाई 5 फोल्ड सिमेट्री डज नॉट एग्जिस्ट, रोटेशनल सिमेट्री डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा क्यों होता है ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास देखो जब हम ये रोटेशन लगाएंगे तो दिस टिपिकल सिमेट्री ऑपरेशन इज दैट द रोटेशन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द लेटेस्ट पॉइंट बाय 2 पाई। अब वही कह रहा है कि हर लेटेस्ट, मैंने यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये लेटेस्ट पॉइंट्स है, इसको मैंने क्या किया हुआ है, बॉडी से रिप्लेस किया हुआ है। तो वही कह रहा है कि अगर हम इसकी एक्सिस को अगर हम किस एंगल से रोटेट करेंगे, 2 पाई बाय में 2, 2 पाई बाय में 3, 2 पाई बाय में 4, 2 पाई बाय में 6, तो हमें क्या मिल जाएगा, सेम सिमेट्री हमें मिल जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग रोटेशन एक्सिस हैं वो कौन सी हैं, आपकी 1 2 3 4। अब देखो n जब 6 होगा, n 6 आप पुट करोगे तो उस केस में हमारे पास साई क्या होगा, आप निकाल सकते हो ना,
तो n अगर 6 है 2 पाई बाय में 6, तो 2 पाई इज 360 बाय में 6, तो साई हमारा कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो यानी कि जब n हमारा 6 है, रोटेशन एक्सिस अगर हमारी 6 है, तो रोटेशन एंगल कितना निकल के आया 60 डिग्री निकल के आया। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर मुझे सेम ऑब्जेक्ट चाहिए, जो ऑब्जेक्ट पहले था वापस मुझे सेम ऑब्जेक्ट चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मिनिमम 60 डिग्री एंगल से क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को इस एक्सिस से रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो ये रोटेशंस दिखा रखे हैं 1 2 3 4 5 6 3 3 6, यानी कि यहाँ पे देखो तो 6 हमारे पास टाइम्स जो है रोटेशंस होंगी, और जहाँ पे एंगल रहेगा वो कितना रहेगा 60 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो यानी कि जो भी लेटेस्ट पॉइंट्स हैं, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसको हम 6 टाइम्स तो हम रोटेट करेंगे, और जो एंगल जिस एंगल से हम रोटेट कर रहे हैं वो कौन सा एंगल रहेगा आपका 60 डिग्री रहेगा। अगर हम n रोटेशंस कर रहे हैं तो उस बॉडी के अंदर कितनी फोल्ड्स रोटेशंस होंगी, n फोल्ड रोटेशंस होंगी, ठीक है ना। और उसको किस एंगल से रोटेट करना पड़ेगा 2 पाई बाय में n से। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो 2 डायमेंशनल क्रिस्टल होता है, ठीक है, 2 डायमेंशनल अगर मैं स्क्वायर की लेटिस की बात करूं तो उसके पास कितनी जो है रोटेशनल सिमेट्री होती है, ठीक है। सो 2 डायमेंशनल अगर मैं स्क्वायर लेटिस की बात करूं तो कितनी रोटेशनल सिमेट्री होगी, उसके अंदर 4 फोल्ड जो है रोटेशनल सिमेट्री होगी आपकी। नेक्स्ट आपका रिफ्लेक्शन। तो मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, उसके अंदर जो है रिफ्लेक्शन सिमेट्री कब होगी, अगर हम क्या करें एक प्लेन हम ड्रॉ करें, क्या हो, जो कि उस ऑब्जेक्ट को क्या करे एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड करे, और इस तरह से डिवाइड करे कि जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या हो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होना चाहिए, सो दैट द 1 हाफ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ अदर। मतलब एक जो फर्स्ट हाफ है वो क्या होना चाहिए आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि यहाँ पे आप मिरर लगा दो तो वो एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, आपके सेकंड पार्ट भी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए आपके फर्स्ट पार्ट की तरह, ठीक है। तो कोई भी बॉडी रिफ्लेक्शन सिमेट्री तब पोजेस करेगी अगर हम क्या करें कि किसी भी उसी बॉडी को अगर हम क्या करें किसी प्लेन से हम डिवाइड कर दे कि आफ्टर रिफ्लेक्शन 1 पार्ट इज एग्जैक्टली द सेम एज दैट ऑफ सेकेंड हाफ, ठीक है ना। एक हाफ जो है एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए आपके सेकेंड हाफ से। तो यहाँ पे ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने क्या किया, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री ड्रॉ की हुई है। तो अगर आप रिफ्लेक्ट करोगे, मिरर लगाओगे, तब भी हमें क्या मिलेगा, जो फर्स्ट हाफ होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा आपका सेकेंड हाफ से, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रखा है कि जो सिमेट्री है 1 हाफ की वो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। तो 1 हाफ की सिमेट्री हमें क्या मिल रहा है, सेकेंड हाफ हमें मिल रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है दूसरा हाफ, और ये क्या है रिफ्लेक्शन प्लेन कहलाएगा, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन अक्रॉस किसी भी लाइन और प्लेन से चेंजेस द करेक्टर ऑफ द लेटिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हैंडेड। तो यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ है कि अगर हम किसी लाइन के अबाउट हम रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, जो ऑब्जेक्ट हमारे लेफ्ट हैंडेड था वो क्या बन जाता है आपका राइट हैंडेड, यानी कि राइट हैंडेड था वो क्या बन गया आपका लेफ्ट हैंडेड बन गया। सिर्फ रिफ्लेक्शन का काम क्या है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम रिफ्लेक्शन सिमेट्री अप्लाई कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंडेड ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगी आपकी राइट हैंडेड बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इन्वर्जन सिमेट्री जो कि इम्पॉर्टेंट है। देखो इन्वर्जन सिमेट्री जो होती है ना, इसके अंदर 2 ऑपरेशंस होते हैं। यहाँ पे हमने सेम क्या कह रखा है, इन्वर्जन सिमेट्री क्या है, एक पॉइंट ऑपरेशन है। इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, सो इन्वर्जन सिमेट्री क्या होती है बेसिकली इज एप्लीकेबल टू ओनली टू 3 डायमेंशनल लेटिस, सिर्फ और सिर्फ 3 डायमेंशनल लेटिस के लिए ही एप्लीकेबल है। इसमें क्या होता है, अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट आर पे है, किसी आर पॉइंट पे है, ठीक है, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, एक एग्जैक्टली हमें क्या मिल जाएगा, -r एग्जैक्टली जो है लाई करेगा, मतलब हर r के लिए एक और पॉइंट लाई करेगा जो किसके ऊपर लाई करेगा, -r पोजीशन पे लाई करेगा, ठीक है। और तो हम कहेंगे कि इसने जो सिमेट्री पोजेस की है वो कौन सी आपकी इन्वर्जन सिमेट्री है। तो इसके अंदर जो है ऑब्जेक्ट जो है लेफ्ट हैंडेड से राइट हैंडेड चेंज हो जाएगा दोबारा से। तो बेसिकली जो इन्वर्जन सिमेट्री होती है ना, दैट इज द कम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन, ठीक है। रिफ्लेक्शन भी होगी इसमें और क्या होगी, रोटेशन भी होगी। देखो रिफ्लेक्शन और रोटेशन कैसे, ये हमारा लेटर 7 है किसी r पोजीशन पे ही,
ये O पॉइंट से किसी R पोजीशन पे है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको 180 डिग्री हमने रोटेट कर दिया। जब हम इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जब हम इसको रोटेट करेंगे 180 डिग्री तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और आफ्टर रोटेटिंग थ्रू 180 डिग्री हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक प्लेन लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन करवाएंगे। तो जो हमारी लेफ्ट हैंडेड इमेज थी वो क्या बन जाएगी, राइट हैंडेड बन जाएगी। तो इस तरह से हमें मिलेगा। तो यानी कि पहले हमने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट था आर पोजीशन पे था उसको हमने पहले 180 डिग्री से रोटेट किया। जब रोटेट किया तो हमें इस तरह से ऑब्जेक्ट मिला, फिर इसकी क्या करवा दी, रिफ्लेक्शन करवा दी। तो हमें क्या मिल गया, सेम ऑब्जेक्ट मिल गया, बट क्या हुआ कि वो जो मोटिव था उसका करेक्टर कैसे चेंज हो गया, वो लेफ्ट हैंडेड से या राइट हैंडेड से क्या बन गया, लेफ्ट हैंडेड बन गया। तो सिमेट्री ऑपरेशन जैसे कि ट्रांसलेशन हमने पढ़ा, रोटेशन पढ़ा, उसके अंदर जो है मोटिव चेंज नहीं होता, यानी ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता। लेकिन रिफ्लेक्शन और इन्वर्जन के अंदर जो है मोटिव का करेक्टर चेंज हो जाता है, वो राइट हैंडेड से क्या बन जाता है, लेफ्ट हैंडेड, या लेफ्ट हैंडेड से आप बोल सकते हो क्या बन जाएगा, राइट हैंडेड। तो ये सारे जो है हमारे पास क्या आते हैं, सिमेट्री ऑपरेशन से। सो ट्रांसलेशन भी हमने देख लिया। ट्रांसलेशन में क्या करते हैं, हम मोटिव को इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम एक ही डायरेक्शन में हम रिपीट करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास। उसके बाद हमने आपको बताया था यहाँ पे कि जो रोटेशनल सिमेट्री होती है, कि हमने कहा था 5 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री डज नॉट एग्जिस्ट। अब क्वेश्चन ये आता है व्हाई 5 फोल्ड सिमेट्री डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो वही हम करेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मान के चलो कि हमारे पास एक 2 डायमेंशनल लेटिस है। अब 2 डायमेंशनल लेटिस है, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे 1, ठीक है। 2 डायमेंशनल लेटिस को आप इस तरह से ही रिप्रेजेंट करोगे। टू डायमेंशनल लेटिस है ये हमारे पास, मान लो जस्ट, ठीक है। ये हमारा 2 डायमेंशनल लेटिस है। अब मैंने यहाँ पे इसकी एक्सिस डिफाइन कर दी। तो मैंने यहाँ पे ओ ओरिजिन, किसी ओ ओरिजिन को मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो ओ ओरिजिन मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। ये कैसी लेटिस है, हमारी 2 डायमेंशनल लेटिस है, ठीक है ना। तो ये एक्स मान लो, ये आप वाई मान लो। तो यहाँ से मैंने कोई भी 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, ठीक है। तो कोई भी 2 पॉइंट मैंने यहाँ से कंसीडर कर लिए, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। तो ए पॉइंट की अगर मुझे पोजीशन डिफाइन करनी है तो उसकी मैंने कैसे डिफाइन की, R1 वेक्टर से। ऐसे ही बी पॉइंट की मुझे पोजीशन डिफाइन करनी है तो वो मैं कैसे करूँगी, ओरिजिन से हम डिफाइन करेंगे। तो मान लो वो R2 वेक्टर है। तो ए पॉइंट से जब बी पॉइंट में जाएंगे तो हमें क्या निकालना पड़ता है, ट्रांसलेशन ऑपरेशन लगाना पड़ता है। और यहाँ पे जो ट्रांसलेशन ऑपरेशन क्या होगा, दैट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द 2। तो ये ट्रांसलेशन ऑपरेशन लगाने के बाद ये क्या होगा, R1 माइनस R2, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे अपनी बुक में देखो हमने क्या किया, लेटिस ही कंसीडर किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने जो है, हमने 2 पॉइंट्स हमने लिए, ए एंड बी, और उसको मैंने कैसे डिफाइन किया, ए को अगर मुझे पोजीशन बतानी है तो वो R1 वेक्टर डिफाइन करा, बी की पोजीशन कौन देगा, R2 वेक्टर डिफाइन करा। तो उनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज ट्रांसलेशन ऑपरेशन हम लगाएंगे, तभी तो हमें मिलेगा बी। यानी कि 2 पॉइंट्स को कौन कनेक्ट करता है, ट्रांसलेशन ऑपरेशन, ट्रांसलेशन वेक्टर करता है। तो यहाँ पे जो ट्रांसलेशन वेक्टर हमने लिया दैट इज ए वेक्टर, ठीक है। और ए वेक्टर इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द 2, मिनिमम डिफरेंस बिटवीन द 2 पोजीशन वेक्टर, यानी कि R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। सो ए वेक्टर कैसे डिफाइंड है, R1 माइनस R2 वेक्टर। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कंसीडर किया, मैंने मान लो ये जो पॉइंट्स थे ना, इस पॉइंट से मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट से मैंने किसी फाई एंगल से मैंने इसको, इसी पॉइंट को मैंने किसी फाई एंगल से रोटेट किया, ठीक है। इसी पॉइंट को मैंने किसी फाई एंगल से रोटेट किया, और जब मैंने फाई एंगल से रोटेट किया तो मुझे क्या मिल गया, ये पॉइंट मिल गया। सो मैंने इसको क्या किया, किसी फाई पॉइंट से रोटेट किया, फाई एंगल से रोटेट किया, तो मुझे क्या मिल गया, एक और पॉइंट मिल गया, और उसकी वो कैसा था, एग्जैक्टली सेम था जो हमारे पास, जो हमने प्रीवियस पॉइंट था, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो लेटिस है वो क्या सिमेट्री पोजेस कर रही है, रोटेशनल सिमेट्री पोजेस कर रही है, ठीक है। तो मैंने इस पॉइंट को किसी फाई एंगल से रोटेट किया और मुझे अनदर पॉइंट मिला, उसको मैंने नाम दिया ए डैश। ऐसे ही बी पॉइंट से मैंने इसे फाई एंगल से रोटेट किया, आफ्टर रोटेटिंग थ्रू फाई एंगल तो मुझे एक और पॉइंट मिला, उसको मैंने क्या नाम दिया, बी डैश। क्लियर होगी ये चीज़, ठीक है। तो ठीक है, तो मुझे एक और लेटेस्ट पॉइंट मिला ए डैश, एंड एक और लेटेस्ट पॉइंट मुझे मिला बी डैश, ठीक है। तो उसको मैंने क्या किया, उसका पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन से अगर मुझे इसकी पोजीशन डिफाइन करनी है तो मान लिया ये आर डैश वेक्टर डिफाइन करेगा, R1 डैश वेक्टर, इसकी पोजीशन कौन डिफाइन करेगा, R2 डैश वेक्टर।
सो इसकी पोजीशन r1 डैश वेक्टर, इसकी पोजीशन r2 डैश वेक्टर। अब देखो, अब मैंने क्या किया है, कुछ ऑपरेशन लगाया और मुझे a डैश वेक्टर मिला, b डैश वेक्टर मिला। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो ये इतना तो हमारे पास a वेक्टर के इक्वल था, यानी कि प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर के इक्वल था। तो ये चीज हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो मान लो कि वो किसी p का क्या होगा, मल्टीपल होगा, ठीक है ना। तो वो किसका मल्टीपल होगा, किसी p का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास से a डैश b डैश हमें मिला है वो क्या होना चाहिए, कुछ मल्टीपल होना चाहिए, किसका, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर का मल्टीपल होना चाहिए। और वो मैंने मान लिया वो किसके इक्वल है, p के इक्वल है, ठीक है ना। सो a डैश b डैश भी क्या होगा हमारे पास, a डैश b डैश भी क्या होगा, a डैश b डैश भी क्या होगा हमारे पास, r1 डैश माइनस r2 डैश, ठीक है, क्लियर हो गया। और वो किसके इक्वल है, pa के इक्वल। तो हमने ये देखा कि हमने क्या किया, बेसिकली हमने जो है आफ्टर कुछ एंगल 2 फाई कौन सा 2 पाई बाय में n से मैंने काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन दी, तो मुझे 2 पॉइंट्स हमें मिले हैं, 2 पोजीशन वेक्टर, 2 न्यू लेटेस्ट वेक्टर हमें मिले हैं, OA डैश एंड OB डैश, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ से हमारे पास एक चीज और है, हमने यहाँ पे क्या करना है बच्चे, इस पॉइंट से A पॉइंट से हमने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है A डैश B डैश पे। ऐसे ही B पॉइंट से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया A डैश B डैश पे। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आया कि जो r1 डैश माइनस r2 डैश है ये ट्रांसलेशन वेक्टर नहीं है, ठीक है ना। अगर ये ट्रांसलेशन वेक्टर नहीं है तो हमारी लेटिस क्या नहीं हो सकती, पीरियोडिक नहीं हो सकती, क्योंकि जब हम ट्रांसलेशन वेक्टर लगाते हैं तो हमें सेम ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। अगर ये चीज पॉसिबल नहीं है तो हमारी लेटिस क्या नहीं होगी, पीरियोडिक नहीं होगी। तो उस केस के लिए हमने क्या लिख सकते हैं, जो PA है वो किसके इक्वल होगा आपका, PA किससे मिलके बना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है ये A वेक्टर है, ये हम निकाल लेंगे, मान लो ये AOB, A डैश OA, और इसको नाम दे दो, सॉरी इसको कुछ और नाम दे दो, D दे दो, इसको D और इसको C दे दो, ठीक है। तो यहाँ से A डैश D A से अगर मैं निकाल लूँ ये वाली टर्म तो कैसे निकलेगी, ये एंगल अगर पूरा फाई था, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो ये एंगल छोटा सा कितना होगा, फाई माइनस 90 डिग्री, ठीक है ना। फाई में से, पूरे फाई में से अगर मैं 90 डिग्री माइनस कर दूं तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा फाई माइनस 90 डिग्री, यानी कि पाई बाय में 2। तो अगर मुझे A डैश D डिफाइन करना है, A डैश D क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, क्योंकि इस एंगल से देखेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A वेक्टर इंटू साइन साई माइनस पाई बाय में 2, ठीक है ना। A वेक्टर इंटू साइन साई माइनस पाई बाय में 2। यहाँ पे जो A डैश है वो आपका किसके इक्वल है, A वेक्टर के इक्वल है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A वेक्टर इंटू साइन साई माइनस पाई बाय में 2, ऐसी A वेक्टर इंटू साइन साई माइनस पाई बाय में 2। तो हमें ये मिल गया। सो PA इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस साई A साइन साई माइनस पाई बाय में 2, A वेक्टर साइन साई माइनस पाई बाय में 2। सो 2A वेक्टर साइन साई माइनस पाई बाय में 2, A वेक्टर कॉमन ले लोगे आप तो 1 माइनस साइन साई माइनस पाई बाय में 2, साई में से अगर 190 डिग्री माइनस करेंगे तो कौन सा आपके पास आएगा, क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, कॉस में। सो 2 कॉस साई। तो यहाँ से हमारे पास जो P निकल के आया वो क्या निकल के आया, A वेक्टर से A वेक्टर कैंसिल, 1 माइनस 2 कॉस साई। सो कॉस साई क्या आ गया, 1 माइनस P बाय में 2 लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्योंकि कॉस साई की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 1 और -1 के बीच में लाई करती है, तो लेस देन इक्वल टू क्या रहती है, 1 रहती है। तो यहाँ से अगर तुम देखो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले जो पॉइंट्स हमें मिलेंगे, तो जो P की वैल्यू होगी वो 3 2 1 0 -1 होगी। और जब ये वैल्यूज हम पुट करेंगे तो उसके बाद जो हमारे साई निकल के आएगा तो उसके अंदर जो हमारे पास 1 2 3 4 और 6 हमें मिलेगा। लेकिन हमें जो है 5 फोल्ड सिमेट्री नहीं मिलती, 5 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री इसमें नहीं मिलती। सो इस करके हम ये कहते हैं जो क्रिस्टल होता है उसके अंदर ये सारी सिमेट्री तो एग्जिस्ट करती है पर 5 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ पता लग गई। आप ना इसको बेसिकली आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि जो 5 फोल्ड, जब हम 5 फोल्ड सिमेट्री लेके अगर हम कोई क्रिस्टल बनाते हैं ना तो उसके अंदर अगर हम देखें तो उसके अंदर जो है पेंटागन बनता है, और जो पेंटागन होता है ना वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है आपका। तो इस करके जो है 5 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती। जो हमारा क्रिस्टल होगा ना इस तरह से बनेगा, पेंटागन की फॉर्म में बनेगा, और आप देख रहे हो काफ़ी स्पेस इसके अंदर वैकेंट होता है। तो ये इस करके जो हम ये कह सकते हैं कि हम जो है 5 फोल्ड सिमेट्री जो है वो इस तरह से इस लेटिस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है।
इस तरह से भी आप इसको बोल सकते हो कि एरे जो है, ये जो लाइन है, ये रोज है, इनके पास 5 फोल्ड सिमेट्री, तो अगर मैं रोटेशनल एक्सिस तो हम कह सकते हैं, लेकिन इनकी जो है ट्रांसलेशन सिमेट्री जो है वो ख़त्म हो जाती है, इस करके 7 फोल्ड 5 फोल्ड इस तरह की सिमेट्री हमारी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये थी अभी तक के लिए हमारे पास इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या लिखी हुई है कि हम ऐसा क्रिस्टल तो बना सकते हैं जिसमें हर मॉलिक्यूल्स के पास क्या हो, 5 फोल्ड सिमेट्री हो। यहाँ पे भी आप देख रहे हो हर मॉलिक्यूल्स के पास 5 फोल्ड सिमेट्री तो है, बट अगर हम पूरी लेटिस की बात करें तो फिर वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रांसलेशन सिमेट्री जो है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि हम एक से दूसरे पॉइंट पे जब हम मूव करेंगे तो इसकी आइडेंटिकल सराउंडिंग नहीं होगी, वो एक दूसरे के सेम नहीं लगेंगे, ठीक है ना, आइडेंटिकल नहीं लगेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।